गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पॉसिबल एजुकेशन हब। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और साथ में बेल आइकन भी, ताकि आप लोग को लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमारा टॉपिक है वो है टीचिंग फॉर्मूलाज। और सबसे पहले ये वही टीचिंग फॉर्मूलाज की बात हो रही है जिसको एक टीचर अपनी क्लासरूम टीचिंग में यूज़ करता है। सबसे पहले फॉर्मूले की बात करते हैं फ्रॉम ईजी टू हार्ड, सरल से कठिन की ओर। और इस सरल से कठिन की ओर फॉर्मूले में क्या है कि ये सूत्र जीवन के प्रत्येक क्षेत्र का आधारभूत सूत्र है। मतलब ये कहना चाहते हैं हम कि फॉर्मूला ये समझाना चाहता है कि कोई भी चीज़ जो शुरू होती है वो आसानियत से शुरू होती है, ईजी चीज़ों से शुरुआत होती है और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे इंसान की पोटेंशियल बढ़ती चली जाती है उसका डिफ़िकल्टी लेवल भी बढ़ता चला जाता है। इसको ऐसे समझिए कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो एक असहाय होता है और वो टोटली डिपेंड करता है अपने पेरेंट्स पर। वो अपने पेरेंट्स के थ्रू ही खाना खा पाता है और या उसकी फीडिंग से लेकर के जो भी चीज़ें हैं वो सब के सब दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं। जैसे जैसे बच्चे की पोटेंशियल बढ़ती चली जाती है, जैसे आप लोग बात कर लीजिए, जैसे आप लोग एज ग्रुप में बढ़ते चले जाते हैं, आप लोगों को जो घर वाले जिम्मेदारियां होती हैं वो धीरे धीरे आप लोगों की बढ़ती चली जाती हैं। मतलब ये फॉर्मूला सीधे सीधे लाइफ के ऊपर डिपेंड करता है, अप्लाई होता है ईजी टू हार्ड। हम लोग ज़िंदगी में अपने जीवन में ईजी चीज़ों से हार्ड की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और एक फैक्ट यह है ज़िंदगी का कि यूँ तो ज़िंदगी आसान नहीं होती, लेकिन ये भी बात सच है कि इंसान ज़िंदगी में आसान चीज़ों को नहीं चाहता, वो चाहता हमेशा उसी चीज़ों को है जो मुश्किल होती हैं। तो यही एक फॉर्मूला है इंसान की परेशानी का कि वो इजी से किसकी तरफ भागता रहता है, हमेशा हार्ड की तरफ। तो ये फॉर्मूला हमारा बेसिक फॉर्मूला हो गया। और एक क्लासरूम टीचिंग में भी एक टीचर इसी को अप्लाई करता है। सबसे पहले वो क्वेश्चन क्लास में आने के बाद में क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या करता है, आसान से आसान क्वेश्चन पूछता है जिससे बच्चों का मोरल लेवल हाई हो जाता है और उसके बाद फिर वो उनको धीरे धीरे करके उनके एक डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ाता चला जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सेकंड जो फॉर्मूला है वो है हमारा फ्रॉम एग्जाम्पल टू रूल। एग्जाम्पल टू रूल मतलब हमें उदाहरण से नियम की ओर बढ़ना है, तो इस सूत्र में पहले सामान्य उदाहरण पर बल दिया जाता है और उदाहरण के माध्यम से सामान्य निष्कर्षों अथवा नियमों के प्रतिपादन पर बल देता है। मतलब कहने का ये है कि एक टीचर क्या करता है, सबसे पहले एक सामान्य उदाहरण देगा और उस उदाहरण के माध्यम से अपने लर्नर्स को, उसके मीडियम से अपने लर्नर्स को क्या करता है, वो फॉर्मूलाज को या प्रिंसिपल्स को समझाने की कोशिश करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग क्लासरूम में हैं, जैसे मैं अगर आप लोग से पूछूं कि मैंने मार्कर उछाला और ये वापस नीचे क्यों आया, तो ये एक सिंपल सा कॉमन सा क्वेश्चन है। ये मैंने आप लोग को एग्जांपल दिया कि मैं इसको अभी ऊपर उछाला था और ये वापस नीचे आ गया, तो ये क्या हुआ, एक उदाहरण हुआ। और ये ऐसा होता किस लिए है, उसके बाद मैंने क्या उछाला है, मैंने एक मार्कर उछाला है। बच्चा बॉल उछाल सकता है, कॉपी उछाल सकता है, अपनी नोटबुक उछाल सकता है, कुछ भी उछाल सकता है ऊपर, वो नीचे आकर के गिरेगा। फिर बच्चों से पूछा जा सकता है कि बच्चों बताइए कि ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसा समझाने के पीछे क्या बच्चे बोलेंगे कि सर हमें तो पता नहीं है। तो ये हुआ एक हमारा सामान्य उदाहरण। उसके बाद फिर टीचर समझाएगा बेटा इसके पीछे हमारा ग्रेविटेशन फोर्स उसके लिए क्या है, जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। तो फिर वो टीचर उसको पढ़ाने की कोशिश करेगा कि आज हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण या आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन। तो ये हुआ हमारा फ्रॉम एग्जाम्पल टू रूल। हम लोग उदाहरण दे करके रूल समझाते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बात करते हैं। हमारी जो अगला फॉर्मूला है वो है फ्रॉम नॉन टू अननोन। नॉन टू अननोन से मतलब यहाँ ज्ञात से अज्ञात की ओर है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। मतलब यहाँ पे क्या करते हैं, इस सूत्र में शिक्षक छात्रों की ज्ञात विषय वस्तु को जोड़ते हुए उसे अज्ञात विषय वस्तु की ओर बढ़ने पर बल देता है। और मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हमारे जो अननोन है, जिन चीज़ों का हमें पता है, जैसे कि आप लोग इससे पहले YouTube में सर्च करोगे तो जहाँ कहीं भी देखोगे जो भी लोग भी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं टीचिंग मेथोडोलॉजी, वो लोग आप लोगों को क्वेश्चंस के माध्यम से समझाते हैं ना, चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोग सिर्फ एक क्वेश्चन में पता नहीं कितनी सारी थ्योरीज आकर के लग जाती हैं ना। सबसे पहले मेन चीज़ है हमारा बेस को हम लोगों को क्या करना होता है, क्लियर करना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो चीज़ें आप लोगों को पता है, मैं उसी के बेसिस पे हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आप लोग नहीं जानते हैं, अननोन है, उन चीज़ों के बारे में आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वैसे हम लोग क्लास में एक टीचर क्या करता है, बच्चे की प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे है, उससे क्वेश्चन पूछता है और उसके जो बेस है उसी के बेस पर क्या करता है, अपने आगे के नॉलेज को इंक्रीज करता है, कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करता है। अगर आप लोग को एक मकान बनाना है, अगर आपको अपना मकान में अगर एक और फ्लोर आगे ऊपर इंक्रीज करना है उसके लेवल को, तो आप लोग ये थोड़ा ना कि एक नया फाउंडेशन तैयार करते हैं ना। फाउंडेशन एक ही बार तैयार होता है और उसके बाद हम उसी फाउंडेशन के ऊपर अपनी बिल्डिंग क्या करते रहते हैं, कंस्ट्रक्ट करते रहते हैं। तो उसी तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग का बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए। एक बार आप लोगों का बेस स्ट्रॉन्ग हो गया, उसके बाद फिर मैं अपना उसी फाउंडेशन के ऊपर आपकी ज्ञान की नॉलेज को मैं बढ़ाता चला जाऊँगा। आप लोग बस बने रहिए मेरी वीडियो में, और आप लोग अगर वीडियो पसंद आ रही है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, उसे ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ाता है। इस सूत्र में हमेशा जो नोट डाउन करने की बात है वो ये है कि इस फॉर्मूले में हमेशा जो भी चीज़ ज्ञात होती है, मतलब जो भी चीज़ हमें पता होती है, नॉन होती है, उसको हमेशा लेफ्ट साइड में लिखते हैं और जो अननोन होती है उसको हमेशा राइट साइड में लिखते हैं। अगर ये सीक्वेंस चेंज हो गया तो ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा। मतलब हमेशा हम लोग कहाँ से कहाँ की तरफ बढ़ते हैं, हम नॉन से अननोन की तरफ बढ़ते हैं। जिन चीज़ों को हम लोग जानते हैं और जिन चीज़ों को हम नहीं जानते हैं उनको जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इंसान की जो प्रवृत्ति होती है वो जिज्ञासु बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी पाई जाती है इंसान के अंदर। वो सब कुछ जानना चाहता है, इसके पीछे क्या है, उसके पीछे क्या है ना। चलिए इसी सीक्वेंस में हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। अगला जो फॉर्मूला है विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर का मतलब कहना चाहता है ये सूत्र शिक्षण से पहले किसी विशिष्ट वस्तु की विभिन्न भागों के शिक्षण पर बल देता है, उसके बाद उसे निकलने वाले सामान्य निष्कर्षों का। मतलब क्या करता है, जैसे सिंपल सी बात है, अगर मैं पूछूँ कि क्लासरूम में अगर कोई टीचर खड़े होकर के पूछता है कि बच्चों, अगर अपना हाथ दिखाते पूछता है कि मेरे पास कितने हाथ हैं, तो बच्चे जवाब देंगे 2 हाथ हैं, 2 आंखें हैं, 2 कान हैं। और उसके बाद क्या होगा कि बच्चा धीरे धीरे क्या करेगा, इन सारी चीज़ों को उसके बाद जनरलाइज करने के बाद में अगर हम उससे पूछ लें कि सब सारी चीज़ों से, जैसे हाथों के क्या काम है, आँख से आप लोग क्या करते हैं, कानों से आप लोग क्या करते हैं, तो ये सारी विशिष्ट वस्तुएं और उसके भागों के ऊपर चर्चा हो रही है। और उसके बाद फाइनली क्या करता है कि अगर हम इन सारी चीज़ों को एक शरीर में समावेश कर लें तो फिर उससे क्या होता है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, इस चीज़ में, इस फॉर्मूले में क्या करते हैं हम लोग, विशिष्ट हमेशा उदाहरण होते हैं। सिंपल से याद रखिएगा, जो स्पेसिफिक होते हैं वो हमेशा ऑलवेज क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। और जो एग्जाम्पल होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, ईजी होते हैं। मतलब बेसिक फॉर्मूला यही चल रहा है, ईजी टू हम लोग क्या चल रहे हैं, हार्ड। मतलब ये जो हमने फॉर्मूला पहला वाला पढ़ा था, ईजी टू हार्ड, वही फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, कहीं ना कहीं किसी न किसी सेंस में वही आता है। पहले हम लोग क्या दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, और एग्जाम्पल हमेशा क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। क्या होते हैं, हमेशा स्पेसिफिक होते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग जनरल कंक्लूजन के ऊपर पहुंचते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, जो फॉर्मूला है, वो हमारा फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। तो इस सूत्र में हम अप्रत्यक्ष विषय वस्तु की जानकारी स्थानीय वातावरण के प्रत्यक्ष उदाहरण के माध्यम से अधिगम करवाने पर बल देता है। स्थानीय उदाहरण के सारे अप्रत्यक्ष विषय वस्तु को आसानी से समझा जा सकता है। तो चलिए फिर अब हम लोग अगले फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं, मैक्रो टू माइक्रो, जिसको ये भी कहते हैं कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। मतलब साइंस वही निकल करके आता है। क्या कहना चाहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी बता रहा हूँ मैं। दिस फॉर्मूला मेन फोकस ऑन द लर्निंग बाय सेंसेस। यही वो फॉर्मूला है जो किस चीज़ पर एम्फेसिस करता है कि जो बच्चा, जिसमें उसके सेंस ऑर्गन्स अगर इन्वॉल्व हों तो ज़्यादा से ज़्यादा सीखता है। मतलब जहाँ कहीं पे भी हमारे सेंस ऑर्गन्स ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे उतने ज़्यादा हमारी लर्निंग प्रोसेस होगी। जैसे इससे पहले तक की वीडियो आप लोग देखोगे, स्टार्टिंग की 2-3 वीडियो, तो उसमें मैं सिर्फ पीछे बैठा हुआ आप लोगों को सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा था। तो वहाँ केवल जो आपके ईयर्स थे, आपके जो हियरिंग ऑर्गन्स थे, वही काम कर रहे थे। लेकिन अब आप लोग जो क्या कर रहे हो, मुझे अब्स्ट्रैक्ट देख रहे हो, मुझे सामने से अपने मूल रूप से आप लोग मुझे देख रहे हो अपने सामने, तब मैं अपनी बात, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ज़्यादा समझ में आ रही है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का जो मैक्सिमम यूज़ है सेंसेस का वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ये नोट डाउन करने की चीज़ है कि जो लेबोरेटरी मेथड है, जितने भी साइंस में, जितने भी जो भी कहीं भी साइंस की फील्ड में, किसी भी एजुकेशन के फील्ड में जितनी भी लेबोरेटरीज हो रही हैं आजकल, इस वाले फोकस को ज़्यादा लेबोरेटरी मेथड को ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है टीचिंग के लिए, लर्निंग के लिए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए, दोनों के लिए प्रयोगशाला विधि का उपयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंडक्टिव टू डिडक्टिव मेथड। मतलब इंडक्टिव से आगमन से निगमन की ओर। आगमन से निगमन की ओर का मतलब ये आगमन विधि होती है, एक इंडक्टिव मेथड होता है टीचिंग का, दूसरा डिडक्टिव मेथड होता है टीचिंग का। इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड में क्या डिफरेंस है ये देख लेते हैं सामने से। अगर हम लोग एग्जाम्पल से रूल की तरफ बढ़ रहे हैं, वी आर मूविंग फ्रॉम एग्जाम्पल टू, उदाहरण से नियम की ओर बढ़ रहे हैं, तो वो किस में आएगा, हमारा आगमन में। और उसके जस्ट रिवर्स क्या चलता है, हमारा डिडक्टिव मेथड चलता है। उसके जस्ट रिवर्स क्या चलता है, डिडक्टिव मेथड। नेक्स्ट हम लोग बात करें मैक्रो टू माइक्रो, उसका रिवर्स हो जाएगा, माइक्रो टू मैक्रो हो जाएगा। स्पेसिफिक है। और ये दोनों के जो दोनों मेथड सजेस्ट किए थे, वो दोनों के दोनों मेथड सजेस्ट किए थे हमारे अरिस्टोटल ने। अरस्तु ने ये दोनों के दोनों नियम दिए थे। आगमन और निगमन विधि का श्रेय दोनों का अरिस्टोटल को जाता है। नोट डाउन करने की मेन चीज़ ये है कि जो हमारी साइंस और मैथ है, साइंस और मैथ के सब्जेक्ट हम लोग डिडक्टिव मेथड से पढ़ाए जाते हैं, इसको ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि अगर हम लोग डिडक्टिव मेथड में लगा लेंगे तो डिडक्टिव मेथड की वजह से क्या होगा, बच्चा रटने की क्रैमिंग पावर उसकी क्या हो जाती है, थोड़ी सी बढ़ जाती है। क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, रूल टू एग्जाम्पल चलते हैं। मतलब पहले नियम को रट लेते हैं और उसके बाद फिर कहाँ जाते हैं, एग्जाम्पल तक पहुँचते हैं। जबकि ये जो मेथड है तुम्हारे इंडक्टिव मेथड, वो क्या कहता है, पहले एग्जाम्पल समझाता है और उसके बाद वो रूल तक पहुँचना सिखाता है। मतलब बच्चों को अगर आपने एग्जाम्पल अच्छे से समझा दिया तो बच्चा रूल अपने आप समझ जाएगा। और इस विधि को क्या भी माना जाता है,
ज़्यादा थकाने वाली विधि माना जाता है, नीड लॉट्स ऑफ कैलिबर। इस वाली विधि में हमारे इंडक्टिव मेथड में हम लोग को बहुत ज़्यादा कैलिबर लगाना पड़ता है। क्या आप लोग क्या करना चाहते हो, ये वाला जो मेथड है आपको थकाने वाला मेथड माना जाता है, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। इसमें सबसे ज़्यादा पेशेंस भी रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को एग्जाम्पल के थ्रू रूल समझ में आए ना आए, उसकी लैंग्वेज कुछ और हो सकती है, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं इस वाली मेथड में, किसमें, इंडक्टिव मेथड में। लेकिन हाँ, ये जो मेथड है ये बेस्ट माना जाता है, क्योंकि इसमें बच्चा अपनी पोटेंशियल, अपनी क्यूरियोसिटी, अपने इंटरेस्ट, उसके हिसाब से चीज़ों को बताता है, जिससे हम लोग बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जान सकते हैं। अगर हाँ, इफ़ यू आर रेडी, अगर आप लोग रेडी हो ज़्यादा से ज़्यादा कैलिबर करने में, हार्डवर्क करने में, तो यूज़ इंडक्टिव मेथड। बेस्ट मेथड इंडक्टिव, डिडक्टिव में बेस्ट मेथड इंडक्टिव को ही माना जाता है। डिडक्टिव मेथड को क्रैमिंग मेथड के नाम से भी जाना जाता है, और दोनों के दोनों मेथड दिए हैं एरिस्टोटल ने। लेस कैलिबर इज रिक्वायर्ड, ये हम लोग बात कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। अब एनालिसिस टू सिंथेसिस को समझ लेते हैं कि एनालिसिस करना क्या होता है और सिंथेसिस करना क्या होता है। तो वी ऑब्जर्व एवरी सिंगल पॉइंट, एक छोटी से छोटी चीज़ को अगर जब हम लोग ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं तो इसका मतलब हम उसका क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। और एनालिसिस करने के बाद में फिर जो एनालिसिस, छोटे छोटे एनालिसिस को मिला करके ही, छोटे छोटे एनालिसिस को मिला करके ही क्या कहाँ पहुँचते हैं हम लोग, सिंथेसिस करने की प्रोसेस पे पहुँचते हैं। वी सम अप ऑल द यूनिट्स, मतलब जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने एनालिसिस में ऑब्जर्व की थी उन सबका सम अप, उन सबका जोड़, वही क्या कहलाता है, हमारा सिंथेसिस कहलाता है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ स्मॉल यूनिट, मतलब छोटी छोटी इकाइयों का हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, और वहाँ क्या कर रहे हैं, क्रिएट समथिंग न्यू। और हम लोग हमेशा सिंथेसिस से कुछ नई से नई चीज़ ऑब्जर्व करते हैं। अब ये तो बात हुई यहाँ की, अगर हम लोग इसको लाइफ में देखें, अगर लाइफ के ऊपर आप लोग एग्जाम्पल करें, तो अगर हम लाइफ को एनालिसिस करना शुरू कर दें, अगर हम लाइफ का एनालिसिस करना शुरू कर दें, तो यू विल फाइंड क्या जिंदगी में तो कुछ है ही नहीं। एनालिसिस करना अगर हम लोग शुरू कर दें कि यार ये हुआ, वो हुआ, अच्छा ऐसा भी हो जाएगा, वैसा भी हो जाएगा, ये भी खराब चल रहा है, वो भी खराब चल रहा है। लेकिन अगर हम लोग चीज़ों को सिंथेसाइज करें, सिंथेसाइज करें मतलब चीज़ों को जोड़ करके देखें कि छोटी छोटी चीज़ों से ही खुशी मिलती है। सुना है ना, हर छोटी से छोटी चीज़ में खुशियाँ ढूंढ लो, क्योंकि खुशियों हर छोटी से छोटी चीज़ में कुछ ना कुछ रखा है, क्योंकि जो टाइम जा रहा है वो वापस लौट करके नहीं आएगा। तो मेन जो चीज़ है वो ये है कि हम चीज़ों को, हाँ हालांकि हम लोग पढ़ाने के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, पहले एक छोटे से छोटे लेसन में एक छोटे छोटे यूनिट्स को, छोटे छोटे पैराग्राफ्स को पढ़ाते चले जाते हैं, मतलब हम लोग पूरे पार्ट को क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। और जब फाइनल कंक्लूजन पे जैसे सार लिखा होता है, समरी लिखी होती है, लास्ट में समरी लिखी होती है चैप्टर की, वो हमारा सिंथेसिस प्रोसेस के अंतर्गत आता है। और इस चीज़ को बस अभी फिलहाल के लिए इतना ही।